press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे आदित्य राज कौल साहब, जो कि एक स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं, एक एक्सपर्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। आप उनके आर्टिकल्स कई बार न्यूज़ में पढ़ सकते हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मुद्दों पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पार्टीज होती हैं या प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इतना पावरफुल नहीं होता जितना आर्मी चीफ होता है। तो अगर आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर इशू को साइड पे रखा जाए और फिर इमरान खान ने मना कर दिया, तो ये बात भी बहुत से लोगों को जो है वो समझ नहीं आती कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इमरान खान मना कर दे, जबकि अभी इमरान खान कह भी रहे हैं कि मुझे तो काम ही नहीं करने दिया गया, सब कुछ तो आर्मी चीफ कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो नए आर्मी चीफ आए हैं, आपने यकीनन स्टडी किया होगा, जैसे आप कह रहे हैं, आप पाकिस्तान जाहिर है देखा करते हैं। क्या लग रहा है आपको, नए आर्मी चीफ जो हैं, क्या वो भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होंगे? क्या वो कोशिश करेंगे कि कुछ टर्म्स बेहतर? और दूसरा, ये जो कश्मीर में जो हमारे यहाँ कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स अक्सर जाते हैं और पकड़े जाते हैं या कुछ भी वहां पे नुकसान होता है, तो आपको लगता है कि आपकी साइड पे इतनी कहा जाता है फौज है, मुझे नहीं मालूम कितनी है, लेकिन बहरहाल जितनी भी है, तो आप लोग क्यों रोक नहीं पाते? क्योंकि पाकिस्तान से तो जाहिर है बड़ा ही एरिया है इंडिया का और वहां पे फौज भी है, तो यहाँ से तो ये कोशिश अगर करे भी कि कोई ना जाए, चले कोई निकल गया, तो आपके यहाँ फिर ऐसी कौन सी वीकनेस है जिसकी वजह से वो लोग अंदर तक चले जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स और फिर नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो आपने बात की, वो खुद एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं, हाफिज हैं। कुरान जो है पूरा उनको याद है, लेकिन और बाजवा के एक करीबी हैं। तो मुझे अभी लगता है कि उनके लिए जो टॉप प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में लाए, क्योंकि अभी पिछले एक साल से जो देखा गया है, इमरान खान के जो बयान आ रहे हैं या प्रोटेस्ट हो रहा है या उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, तो बहुत सारे ईगो बैटल्स बहुत हैं और बाजवा भी कुछ हद तक जो है वो ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं और तभी इमरान खान के खिलाफ जो है कदम उठा रहे हैं। लेकिन आजकल के दौर में लग रहा है कि इमरान खान को बहुत ज्यादा सपोर्ट है, हर तरीके का सपोर्ट है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर हो, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट नहीं है, जो हुकूमत में आने के लिए बहुत जरूरी है। तो लगता है कि नवाज शरीफ ही अब अगली हुकूमत में आएंगे। ये देखना भी अब देखना होगा कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने देते हैं कि नहीं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के लिए इंटरनल अभी जो मैटर्स हैं वो प्रायोरिटी में है, एक्सटर्नल नहीं। जब एक बार एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है तब वो शायद हिंदुस्तान की ओर देखेंगे। हालांकि आर्मी चीफ बनने के बाद उनका पहला विजिट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहा, वहां पर उन्होंने मोटिवेशन किया, वो एक टैक्टिक्स रहता है। लेकिन अभी के लिए कश्मीर उनके लिए या इंडिया उनके लिए एक प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आपने बोला कि कैसे आतंकवादी या सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं भारत में आ जाते हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान आर्मी कवर फायर देती है, तो इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर आ जाते हैं, क्योंकि आपने देखा इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है या लाइन ऑफ कंट्रोल है बहुत बड़ा है और उसका चप्पा चप्पा मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो सब इस्तेमाल होती है, और बहुत आए दिन आप देखते हैं कि जब इन्फिल्ट्रेशन होती है तो लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा जाता है। लेकिन कई ऐसे आतंकवादी हैं जो घुस जाते हैं और फिर साइलेंट रहते हैं। ऐसे करीबन 70 से 80 पाकिस्तानी आतंकवादी अभी भी नॉर्थ कश्मीर में हैं, अलग अलग जगहों पे, जिनके तहत अब ऑपरेशन होता है जम्मू कश्मीर पुलिस का और इंडियन आर्मी का, उनको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो डिफिकल्टी एक तो ये आती है कि कवर फायर पाकिस्तान आर्मी देती है, अभी तब भी सीज फायर है तो उसमें कमी आई है। दूसरा अहम चीज है कि कश्मीर में पिछले 30 से 40 साल में रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि बंदूक ही कश्मीरियों ने देखी है, चाहे वो आर्मी या पुलिस की बंदूक हो या पाकिस्तानी आतंकवादियों की बंदूक हो। तो उन्होंने हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट ही देखा है 30-40 साल से। तो ये पिछली जो 2 से 3 जनरेशन हैं वो बहुत ही नाजुक तरीके से जो है उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिनमें सिर्फ ब्लड शेड देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है। तो उनमें भी गुस्सा बहुत है, उनमें रोष बहुत ज्यादा है। तो इसका फायदा उठाते हुए जो रेडिकल्स हैं या आतंकवादी हैं उनका ब्रेन वॉश करते हैं, और बहुत सारे यूथ, खासकर जो साउथ कश्मीर में है जहाँ जमात इस्लामी का गढ़ रहा है, वहां पर बहुत ब्रेन वॉशिंग होती है। लेकिन उसमें भी कई हद तक कमी आई है। पिछले एक साल में देखा जाए तो सिर्फ 20 से 30
जो है आतंकवादी नए जो है रिक्रूट हुए हैं, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स बहुत सादा है। और एक जो सबसे बड़ी चुनौती इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आती है वो है हाइब्रिड टेररिज्म। और हाइब्रिड टेररिज्म ये है कि किसी भी रेडिकल को अगर ब्रेन वॉश आप करते हैं तो आतंकवादी उनको एक गन दे देते हैं या ग्रेनेड दे देते हैं और टारगेट दे देते हैं। और ये बंदा कोई भी हो सकता है, ये एक वकील हो सकता है, दुकान वाला हो सकता है, टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, और उसको इतना गुस्सा पैदा करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उसको बोलते हैं इस आदमी को मारो और भाग जाओ। और वो आदमी लिस्टेड नहीं होता है कहीं पर भी, ना पुलिस के रिकॉर्ड्स में, ना आर्मी के रिकॉर्ड्स में। तो ये हाइब्रिड टेररिज्म नया है। तो आपने देखा कि पिछले 3 सालों में कई कश्मीरी पंडितों को मारा, कई जो बिहार से, यूपी से, पंजाब से लेबरर्स आ रहे हैं वहां पर कश्मीरियों के लिए काम करने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर फार्म में या अलग अलग दुकानों में, उन पर अटैक किया जा रहा है। तो ये हाइब्रिड टेररिज्म एक नया चुनौती उभर के आ रहा है, चाहे वो लश्कर तोयबा की TRF हो या फिर जैश ए मोहम्मद का PAF हो। ये अपने अपने नाम भी चेंज कर रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में ये लोग लिस्टेड हैं एज डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये चुनौतियां उभर के आ रही हैं, लेकिन तब भी जो ओवरऑल पिछले 5 साल में आतंकवाद का, टेररिज्म का ग्राफ है कश्मीर में, कई हद तक उसमें कमी आई है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं लास्ट में एक आपसे आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पूछना चाहूंगी कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं। वैसे तो हमने देखा है कि चाहे वो इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, कई चीजों को लेकर भारत आगे की तरफ ही गया है, और उसमें जाहिर है क्रेडिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम को जाता है। लेकिन कंट्री के अंदर चैलेंजेस हैं। पहले हमने देखा शाहीन बाग में प्रोटेस्ट देखा, फिर हमने देखा कि किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था। मणिपुर अब एक नया एक इशू उठकर आया है। कहाँ तक आप समझते हैं कि जो भारत के अंदर लोग हैं वो अभी भी जो है वो बीजेपी को वोट देंगे और वो इन सब बातों से नाराज नहीं है, जो कुछ हो रहा है अंदर कंट्री के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है? देखिए, इफ यू टेक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स देयर विल बी अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस। कश्मीर में जैसे 370 हटाया गया तो चैलेंज बहुत बड़ा था। मुझे जाती तौर पे लगता था कि ये कभी मुमकिन है ही नहीं, लेकिन हुआ। डिप्लोमेटिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर, सिक्योरिटी तौर पर बहुत कदम उठाए गए ऐसे, और कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चैलेंज उभर के नहीं आया। कोई रिबेलियन नहीं हुआ, कोई पाकिस्तान कोई रिएक्शन नहीं कर पाया, इंटरनेशनल फोरम में इतनी कोई बात बड़ी नहीं हुई। साथ में आपने CAA की बात की। CAA का बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ। मैं ज़ाती तौर पे चाहता था कि CAA होना चाहिए, क्योंकि CAA मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। CAA खासकर रूल लाए थे कि जो माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, उनको एक ईजियर एक्सेस हो। हमने तो मुसलमानों को भी सिटीजनशिप दी है। बहुत ऐसे तस्लीमा नसरीन से लेकर अदनान सामी से लेकर बहुत सारे, सिर्फ नॉन लोग नहीं, बहुतों को ऐसे असाइलम यहाँ हिंदुस्तान में मिला है। लेकिन जो खासकर हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की स्थिति देखी है, आए दिन अटैक होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिखों के खिलाफ होता है। हमने सिंध में देखा कि कैसे क्रिश्चियंस के खिलाफ होता है। हिंदुओं को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, जो लड़कियां हैं अबडक्ट हो जाती हैं। मियाँ मिट्टू जो है वहां पर, वो कैसे पिछले 10 साल से 15 साल से कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार हो या बिलावल भुट्टो की सरकार हो, वो कोई भी कदम मियाँ मिट्टू के खिलाफ या बाकियों के खिलाफ नहीं कर पा रहे। एक ओपन कन्वर्जन वहां पर हो रहा है, अबडक्शन हो रहा है, शादियां हो रही हैं। तो उसके तहत CAA लाए गए थे, लेकिन इसमें प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा हुआ कि भारत सरकार को उसको होल्ड पे लाना पड़ा। तो ऐसे बड़े कदम जब भी आते हैं तो हिंसा या प्रोटेस्ट, और क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, सरकार से सवाल उठाने चाहिए जहां पर लोगों को लगता है वो गलत हो या उनका ओपिनियन अलग हो। तो मणिपुर की घटना मुझे लगता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, सैड है, जहां पर आपस में दो जो है एथनिक कम्युनिटीज हैं वो भिड़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ हफ्तों में वहां पर शांति हो सकती है। बहुत कदम उठाए गए हैं, लेकिन प्रश्न तो उठता है सरकार से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, कि और क्या कदम वहां पर उठाए जाएंगे ताकि पीस वहां पर मेंटेन हो। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन में आज भी चाहे ओपोजिशन एकजुट होके आई है, उनकी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है और उन्होंने एक इंडिया का नारा दिया है, एक इंक्लूसिव एक ब्रांड बनाया है UPA से हटके इंडिया का। मुझे लगता है कि लोग नेशनल लेवल पर अभी भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं। हो सकता है उनकी सीटें थोड़ी सी कम हो, लेकिन उन्होंने जैसे 370 हटाया, वो UCC की बात करते हैं, वो राम मंदिर बनाने की बात करते हैं अयोध्या में, और ट्रिपल तलाक भी उन्होंने हटाया है। डेवलपमेंट के तौर पे, इकोनॉमी के तौर पे बहुत ऐसे कदम उठाए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी में जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भारत की बात बहुत हुई। कोविड-19 पैंडेमिक में
भारत ने बहुत अहम योगदान निभाया। तो मुझे लगता है कि ये सबको मिला के चाहे उनकी सीट थोड़ी कम हो, हालांकि वो भी अभी कोई प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक और बार प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। क्या वो पूरा टर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये अगले साल ही पता चलेगा, लेकिन बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी ऑपोजिशन में कोई एक ऐसा लीडर उभर के नहीं आया है जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर पाए। ऑपोजिशन में भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी बात ज्यादा रखी जाए, और कांग्रेस चाहती है कि वो लीडर इमर्ज हों ऑपोजिशन के। और राहुल गांधी का तो एम्बिशन है ही प्राइम मिनिस्टर बनने का, और राहुल गांधी को ज्यादातर लोग जो हैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो इतने मैच्योर हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए। तो देखना होगा ऑपोजिशन की रणनीति क्या होगी। हालांकि जो राहुल गांधी ने एक मार्च निकाला था कुछ महीने पहले, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन तब भी एक पूरे हिंदुस्तान को एक साथ लेके चलना नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी ये कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फिलहाल तो यही लग रहा है कि मोदी जी स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि अगर वो दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो कम से कम और कुछ करें ना करें, इतना जरूर कर दें कि पाकिस्तान के साथ टर्म्स इतने बेहतर हों कि कम से कम मीडिया के लोग एक दूसरे कंट्री में आ जा सकें, ताकि मैं भी भारत आऊं और आप भी पाकिस्तान आए और यहाँ पे लोगों से मिलें, क्योंकि इतनी जी सिर्फ सीमा हैदर के ऊपर नहीं, बाकी इश्यूज के ऊपर भी। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। जैसे सीमा हैदर का इशू भी आप लोगों से कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान में तो डिस्कस ही नहीं हो रहा, और आप लोग भी उसको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हर 2 दिन के बाद ये होता है कि सपोर्ट करने लगते हैं, या कभी कहते हैं भाभी है, कभी कहते हैं एजेंट है। आप लोग भी कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं इस इशू पे? देखिए, मुझे जो जाती ओपिनियन है, ये आपको भी पता होगा, आप भी कई साल से मीडिया में हैं। सीमा हैदर जैसी कई ऐसी कहानियां हैं, कुछ मीडिया में सामने आती हैं, कुछ मीडिया में उतना ज्यादा सामने नहीं आती। सीमा हैदर की कहानी इसलिए सामने आई क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा की घटना है, ये दिल्ली से बाहर की घटना है। दिल्ली से बाहर कुछ ही चंद किलोमीटर, मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा से कुछ ही दूर ग्रेटर नोएडा है, वहां पर ये घटना घटी है। तो दिल्ली के आसपास जो घटनाएं घटती हैं उसको मीडिया में बहुत ज्यादा जो है एक जो है प्लेस मिलती है टीआरपी के लिए। तो इसमें आप देखिए इंडिया पाकिस्तान का एंगल है, इसमें आप देखिए हिंदू मुस्लिम का एंगल है, इसमें आप देखिए पबजी का एंगल है, नेपाल दुबई के रास्ते से कहीं से वो आई हैं, सस्पिशन बहुत ज्यादा है, एक्यूजेशन बहुत ज्यादा है। एक अलग ही प्रोफाइल है कि 4 बच्चों की माँ अचानक से पबजी के थ्रू प्यार करके ग्रेटर नोएडा में एक सचिन से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते आती हैं नाम बदल के, और वहां पर नेपाल में शादी करके यहाँ पर मई में बस जाती हैं। तो इसमें सस्पिशन बहुत ज्यादा आता है। लेकिन मुझे अगर आप पूछे तो मुझे लगता है कि ये आम प्रेम कथा है। ऐसे तो इंडिया पाकिस्तान में कई कहानियां आई हैं। एक अंसारी की कहानी थी जो पाकिस्तान की जेल में इतना रहा और उसके बाद वापस आया। तो ऐसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेट केसेस हैं। हालांकि अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई और एंगल है या कोई इतनी गंभीरता से हमें देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा मसाला है। तो इंडियन मीडिया, खासकर हिंदी मीडिया, इसमें बहुत ज्यादा उत्सुक है, और पाकिस्तान की जनता भी और हिंदुस्तान की जनता भी इसको देख रही है। हालांकि मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि पिछले हफ्ते ही मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि सीमा हैदर के ऊपर आप क्या सोचते हैं। तो मैंने उनको यही बोला जो मैंने आपको बोला आरजू जी, कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टीआरपी स्टोरी है, और लोग देखना चाहते हैं, उत्सुक हैं कि पाकिस्तान से कैसे आई, हिंदुस्तान के एक व्यक्ति के साथ कैसे प्रेम कर सकती हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये स्पाई हो सकती हैं, एस्पियोनाज के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो मेरी हंसी छूट गई। तो मैंने बोला अगर ऐसे स्पाई आने लगे तो फिर तो स्पाई का जो पूरा कारोबार है वो ठप हो जाएगा। तो ऐसे स्पाई पाकिस्तान के बहुत हैं हिंदुस्तान में ऑलरेडी। तो मुझे नहीं लगता कि उनको सीमा हैदर के थ्रू स्पाइंग करनी होगी। लेकिन इसमें 2 चीज मैं आखिर में कहूंगा कि सीमा हैदर का ऐसा कहने में आया है कि जो ब्रदर हैं वो शायद पाकिस्तान आर्मी में है, इसलिए इससे सस्पेशन थोड़ा ज्यादा हुआ है। मुझे नहीं पता सच क्या झूठ क्या है, ये पाकिस्तान मीडिया शायद इन्वेस्टिगेट कर सकती है और फिर बता सकती है। हालांकि अजमल कसाब भी पाकिस्तान मीडिया ने इन्वेस्टिगेट किया था और फिर उन्हें डिलीट करना पड़ा, और फिर हमें पता है कि असलियत में क्या हुआ। लेकिन इसमें एक गंभीर मुद्दा ज्यादा बड़ा ये है कि अगर हिंदुस्तान से कोई लड़की पाकिस्तान गई होती तो पाकिस्तान की जनता उसको एक्सेप्ट कर लेती और उसको एक बहू बना के रखती, उसको कन्वर्ट भी करती और फिर बोलती कि आप जो है शादी कर लें। लेकिन पाकिस्तान की एक लड़की अगर यहाँ पर अपनी मर्जी से आती है और शादी करती है तो वहां पर जो गुंडे हैं, क्रिमिनल्स हैं सिंध में, वो कहते हैं कि हम आपके मंदिर उड़ा देंगे, हम आपकी बच्चियों के साथ रेप करेंगे, हम मार डालेंगे। तो मुझे लगता है ये सोच में एक बदलाव की जरूरत है, और जो असली सोच हिंदुस्तान के खिलाफ, खासकर हिंदुओं के खिलाफ, ये जीन्स में भरी गई है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के द्वारा,
पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा भगवान करे कोई ऐसा दिन हो कि इसमें बदलाव आए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ सब लोग एक जैसे नहीं है। कम लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हैं, तो हो सकता है कि ये तादाद बढ़ जाए, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की सोच को बदला जाए। थैंक यू सो मच आदित्य कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि आरजू काज़मी के सवालों का बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया आदित्य कोल साहब ने, और सबसे पहले उन्होंने बात की इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान आर्मी। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। जब से इमरान खान से प्राइम मिनिस्टर की गद्दी छीनी गई थी तब से ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उथल पुथल है। दूसरी बात की उन्होंने कश्मीर की, तो आदित्य राज कोल साहब कश्मीर को बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि खुद वो एक कश्मीरी पंडित हैं, तो उन्होंने ये बात सही की। सबसे पहला पॉइंट था हाइब्रिड टेररिज्म का, जो कि पाकिस्तान आज भी कश्मीर में कर रहा है। और दूसरी बात थी 370 हटाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद और साथ साथ पत्थरबाजी में काफ़ी कमी आई है, जिसका प्रमाण है कश्मीर में बढ़ता हुआ टूरिज्म, जो कि हर साल अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसका डेफिनेटली हमें क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम को देना चाहिए। और उन्होंने बात की भारत के इंटरनल मुद्दों की। जब इतना बड़ा देश होगा तो उसमें प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं तो चलती रहेंगी, पर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। बट हाँ, एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया में जितने भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बहुत होती है। आपने चाहे शाहीन बाग का मुद्दा देखा या फार्मर्स प्रोटेस्ट देखे थे, तो आपने बाद में हमें ये प्रूव हुआ था कि कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों के बीच में विदेशी ताकतों का हाथ जरूर था। और उन्होंने बात की सीए और एनआरसी की, तो इसमें हम क्लियर कर दें कि सीए एनआरसी वैसे तो सबको मालूम है, पर सीए एनआरसी किसी भी मुस्लिम के खिलाफ नहीं था, तो पर वो हर एक हिंदू के फेवर में था जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में रहता है जहां पे वो माइनॉरिटी है। तो कोई अगर चीज मेरे फेवर में है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरे के अगेंस्ट में होगी। ये चीज हमारे भारतवासियों को समझने की जरूरत थी, खासकर उन लोगों को जो सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे। और एक बात से मैं कोल साहब की बात से डिसएग्री करूंगा कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो मार्च था यानी भारत जोड़ो यात्रा की वो बात कर रहे थे वो बहुत सक्सेसफुल रहा था। वेल, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। मुझे नहीं लगता कि खास कांग्रेस को उस भारत जोड़ो यात्रा से कोई फायदा हुआ होगा। हाँ, उसके बाद वो कर्नाटका में जरूर जीते थे, बट उसके फैक्टर्स कुछ और थे। शायद वहां पे बीजेपी की काफी ज्यादा खुद की कमी थी। और लास्ट में जाते जाते उन्होंने बात की सीमा हैदर की। वेल, ये मुद्दा मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। ये लोग आप डिसाइड करके बताएं कि सीमा हैदर सच में प्यार, इश्क और मोहब्बत में भारत आई है या वो एक पाकिस्तान द्वारा प्लांटेड एक आईएसआई एजेंट है। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।